अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर 2 जो है हमारे पास वो हाइड्रोजन का है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से रिलेटेड है और इसमें तमाम तर बात जो है वो हाइड्रोजन की है। ठीक है, अच्छा, मैं चाह रहा था कि आप में से कोई स्टूडेंट हाइड्रोजन के बारे में मुझे थोड़ी बहुत कुछ बात बताता, कोई भी बात एक्सवाइज जो भी आपको पता है हाइड्रोजन के हवाले से, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, कुछ भी आपको नॉलेज है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की ज़बानी सुनना चाहूंगा जो भी आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में एनीथिंग। सर हाइड्रोजन एक एटॉमिक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और वो एटॉमिक लाइटेस्ट एलिमेंट, एटॉमिक एटॉमिक एलिमेंट नहीं, नेचुरल एलिमेंट है। नेशनल एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है वो। सर बस। कोई और पॉइंट अगर इसमें कोई ऐड करना चाहे, एनीथिंग जो भी हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है, छोटी से छोटी बात गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में होती है। वेरी गुड। सर इसका एटॉमिक वेट 1.008 होता है शायद, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 या 2.2। वेरी गुड, यानी अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हाइड्रोजन के हवाले से। क्योंकि आज की क्लास किसी बाकायदा टॉपिक की नहीं है, सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए तो पहले आपको हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड इन 1786 by a scientist named हेनरी कैवेंडिश। एक साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश, उसने इस गैस को डिस्कवर किया था। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का नाम सजेस्ट किया था कंबस्टिबल गैस या कंबस्टिबल एयर। हेनरी कैवेंडिश ने ये नाम प्रपोज किया था कि कंबस्टिबल एयर इसको नाम दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को कंबस्टिबल एयर का नाम दिया था। अच्छा, कंबस्टिबल एयर का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कंबस्टिबल एयर का मतलब सीधी सीधे एक ऐसी गैस है जो कि जल सकती हो। तो सर ऑक्सीजन भी कंबस्टिबल ही होती है, तो उसको क्यों नहीं कहते कंबस्टिबल एयर, या उसके लिए ऐसा कोई लफ्ज क्यों नहीं लगता, क्यों इस्तेमाल नहीं होता? इट इज बिकॉज बेटा इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन तो बेसिक फ्यूल है फॉर एनी कंबस्शन रिएक्शन। उसके अलावा बाकी जो भी चीजें कंबस्ट होती हैं वो हम रिगार्डिंग ऑक्सीजन ही देखते हैं कि वो किस तरीके के बिहेवियर पर कंबस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है, जब देखा गया हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को और मुख्तलिफ चीजों को, तो पाया ये गया कि हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो जरा सी फ्लेम पर, जरा सी अगर उसे फ्लेम मिल जाए तो उस जरा सी फ्लेम पर बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत हाई फ्लेम के साथ और बहुत रैपिडली कंबस्ट हो जाए। तो ये वजह थी कि जिसकी वजह से हेनरी कैवेंडिश ने इसको नाम दिया कंबस्टिबल एयर का। उसके अलावा जैसे भी आप लोगों ने मुझे बताया कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। अच्छा, ये लाइटेस्ट एलिमेंट नहीं होता, ये लाइटेस्ट मैटर होता है। मतलब आपकी बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपने इसको जो है वो सिर्फ एलिमेंट के हद तक इसको महदूद किया। मैं कह रहा हूँ लाइटेस्ट मैटर है, मैंने ओपन फॉर ऑल कर दिया। यानी कि जितनी भी चीजें हैं दुनिया में उन सब में अगर कोई चीज सबसे हल्की है तो वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, एक और खासियत इसकी क्या है, ये
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट भी है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कहां पर है? पूरे यूनिवर्स में बेटा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, पूरी कायनात में। अगर पूरी कायनात का मुवाजना करें तो यही वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पता है पूरी कायनात में कितना पाया जाता है? पूरी कायनात में तकरीबन 99.99% तक पाया जाता है, या 99% कह दें, चले आसानी कहते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जो पूरी कायनात खल्क की है, उस पूरी कायनात में जितना भी मैटर है, उस मैटर में 99% टोटल मैटर 90, उसमें 99% हाइड्रोजन और बाकी 1% क्या है सर? बेटा बाकी 1% में दूसरी चीजें हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे कंपाउंड, दूसरी जितनी भी चीजें, वो बाकी 1% है। और 99% अल्लाह ताला ने हाइड्रोजन को कुदरत में रखा है। ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ मुझे पॉइंट्स और मिले थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मिला था एक पॉइंट, और लाइटेस्ट वाला हो गया, एक अबंडेंट वाला मिला था। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट मिला था ये भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी इतनी तफसील में नहीं जा रहा। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ जरा इसके नाम पर। तो हाइड्रोजन का जो ये नाम है, क्योंकि कैवेंडिश ने इसका नाम रखा था कंबस्टिबल एयर, यानी कि बाद में नाम बदला गया है। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हाइड्रो, और इस हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ग्रीक लैंग्वेज का एक और वर्ड है जिनन, जिनन या जिनस या जिन, और इसका मतलब होता है फॉर्मिंग। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जन मीन्स फॉर्मिंग, यानी कि दिस गैस इज वाटर फॉर्मिंग गैस। ठीक है बेटा, कोई सवाल अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, एक बात जो इसी से रिलेटेड है, तो दो सवालात हैं मेरे जहन में। पहला सवाल तो ये है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, बता सकते हैं एनीबॉडी? नहीं सर, याद नहीं आ रही। किसी को भी याद नहीं? सर जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट। वेरी गुड। आइसोटोप्स आर दो सब्सटेंसेस बेटा के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास अलग होते हैं। अच्छा, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, पिछले चैप्टर में इस तरह की बात मैंने बार बार रिपीट नहीं की। एक बात बताओ, एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक मास से होती है या उसके एटॉमिक नंबर से होती है? एटॉमिक नंबर से होती है। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा मुझे बताना, व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सर एटॉमिक मास मेरे ख्याल से वेट को कहते हैं, जो उस एलिमेंट का वेट होगा, और एटॉमिक नंबर जो और एटॉमिक नंबर? सर एटॉमिक नंबर जैसे जो होता है पता नहीं क्या होता है? सर, भूल गए।
लोग को पता है तुम लोग सेकंड ईयर में हो बेटा, और इस तरह की बहुत छोटी छोटी सी बातें अगर तुम लोग बोलोगे तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री तुम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। याद रखने की बातें इतनी सारी हैं, सोच है। अगर ये छोटी सर एटॉमिक मास तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है शायद। मास नंबर होता है, चलो एटॉमिक मास जो है वो एटम का वजन होता है ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। लेकिन जवाब की जो आप लोग की फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, वो जरा अच्छी नहीं है। थोड़ा सा काम कीजिए, छोटी छोटी सी बातों को याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे बड़ा मसला सर होता है। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी सर, आवाज बहुत हल्की आ रही है, आ ही नहीं रही। नींद में लग रहा हूँ मैं आज शायद मैं। चलो थोड़ा चीख के बोलते हैं। हाँ भाई, तो मैं अभी आप लोगों की इज्जत अफजाई कर रहा था सर। मैं थोड़ी सी मैं ये कह रहा था भाई कि थोड़ा सा कुछ जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं बुनियादी, कम से कम इन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को तो याद रखो, क्योंकि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ये वैसे ही याद करने की बातें इतनी है कि अगर तुम ये पुरानी छोटी छोटी सी बातें भी याद नहीं रख पाओगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाए। मैं ये चीज कह रहा हूँ। अच्छा, आइसोटोप्स का तो मुझे बता दिया। कोई मुझे ये बता सकता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं? सर तीन होते हैं ना? कौन कौन से? ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। एटम की पहचान होती है एटॉमिक नंबर से, ठीक है ना? एटम की पहचान किससे होती है? एटॉमिक नंबर से। आइसोटोप्स क्या है? atoms having same atomic numbers but different mass number. ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा हो लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग हो, ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं। और वो तमाम के तमाम आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि हाइड्रोजन के सर 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है H11, जिसको आप लोगों ने नाम मुझे बताया कि इसको सर प्रोटियम कहते हैं। दूसरा होता है सर H12 और इसका नाम सर ड्यूटेरियम होता है। सर तीसरा होता है ट्रिटियम। अच्छा, ये जो प्रोटियम की अगर बात करूं मैं आपसे, तो प्रोटियम का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होता है कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर ड्यूटेरियम की बात करूं तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, साथ में शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेम अगर यही बात मैं ट्रिटियम की करूं, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये है आपके पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स, ठीक है? अच्छा देखो, इन तीनों का एटॉमिक, अच्छा एटॉमिक नंबर तो मुझे अभी तक आप लोगों में से किसी ने बताया नहीं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। सर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर नहीं होता, बल्कि एटॉमिक नंबर इटसेल्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। और किसी भी एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है, मास नंबर से नहीं होती। अब जब हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं ना, तो सिंबॉलिकली जो नीचे नंबर लिखा होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है।
और जो नंबर ऊपर लिखा होता है वो हमेशा मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर के लिए देखो कि तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, याद रखना। तीनों के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, न्यूट्रॉन भी नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तीनों के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, एक एक प्रोटॉन। इसका ये मतलब होता है कि तीनों एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। और इसका ये मतलब होता है कि तीनों एटम एक ही सब्सटेंस के। कौन, हाइड्रोजन। फर्क क्या है, फर्क सर इनके मासेस का, इसका मास होता है सर 1, इसका मास होता है 2, इसका मास होता है 3। इस बात को एक एग्जांपल से थोड़ा वाज़ेह कर देखो। मिसाल के तौर पे इस कमरे में वहां कहीं दूर जूस के 3 कॉटन्स रखे, मुझे जूस के कॉटन्स आते हैं, स्लाइस जूस के पूरे 24 पीस वाला जो कॉटन आता है, मैं उसकी बात, और मैं इस कमरे के बाहर से दूर से गुजरूं और आप लोगों से पूछूं कि ये क्या है, आप मुझसे पूछें कि सर ये क्या है, तो मैं चूंकि दूर से गुजर रहा हूं तो मैं देख कर कहूंगा कि यार ये जूस के कॉटन रखे, ऐसा ही है, ये कहूंगा। मतलब मुझे वाज़ेह नजर आ रहे हैं कि आज जूस के कॉटन हैं, लेकिन उसके अंदर है या नहीं मुझे ये नजर नहीं आ रहा, मैं कहूंगा ये जूस के कॉटन है। ये जवाब होगा मेरा। यस सर। ठीक है, चलो अब ये जूस के कॉटन है। आप मुझसे बोलेंगे फर्क क्या है इन तीनों में सर, जरा ये बताएं। मैं बोलूंगा बेटा कोई फर्क नहीं है, तीनों जूस के जो कॉटन हैं वो स्लाइस कंपनी के, और ऐसा थोड़ी है कि स्लाइस कंपनी का एक कॉटन किसी और फ्लेवर का है। तीनों मैंगो फ्लेवर के नजर आ रहे हैं, तीनों स्लाइस कंपनी के नजर आ रहे हैं, तो फर्क तो कोई नहीं है। आप बोलोगे नहीं फर्क तो है सर, बोलो बेटा कोई फर्क नहीं है। नहीं, आप भी जिद पकड़ के बैठे, मैं भी जिद पकड़ के बैठा हूं कि नहीं कोई फर्क नहीं। खैर आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे घसीटने में ले गए, सर आप देखिए आप फर्क। जब आपने मुझे करीब लेके गए तो मुझे करीब जाकर पता क्या चला कि तीनों बॉक्सेस मैंगो फ्लेवर स्लाइस जूस के ही थे। फर्क क्या था, फर्क ये था कि एक जूस पूरे 24 पीसेस से भरा हुआ था, यानी फुल पैक था, और एक कॉटन जो था वो उसमें 12 पीसेस थे और 12 पीसेस नहीं थे, यानी कि वो आधा खाली था या आधा भरा हुआ था। और एक कॉटन ऐसा था जिसमें सिर्फ 3 पीसेस रह गए, यानी कि वो ऑलमोस्ट खाली था। दूर से देखने में मैं यही कह रहा था कि यार ये तीनों जो है ना वो एक ही चीज है, और अभी भी मैं आकर यही कहूंगा कि यार ये तीनों जो है वो जूस के कॉटन हैं। जब आप मुझसे डिफरेंशिएट पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस सर, तब मैं कहूंगा कि यार इसमें पैकेट ज्यादा है, इसमें पैकेट्स कम है, या इसमें पैकेट्स मॉडरेट है, या बेटा इसमें वजन ज्यादा है, इसमें वजन कम है, और इसमें वजन दरमियान है। तो इन एटम्स का सिनेरियो भी कुछ ऐसे ही है क्या ये तीनों है, तीनों सर हाइड्रोजन के एटम्स। फर्क क्या है सर, एक हल्का है, एक उससे भारी, एक सबसे भारी, बस ये फर्क है सर। डिफरेंशिएशन जो की बेटा वो समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा अब यस सर। ओके गुड बेटा, इन आइसोटोप्स की परसेंटेज ऑक्यूरेंस को जरा समझते हैं। तो जो प्रोटियम आइसोटोप है ये तकरीबन 99.98% तक इस दुनिया में पाया जाता है। जो ड्यूटियम आइसोटोप है ये दुनिया में तकरीबन 0.0156% पाया जाता है, यानी कि काफी कम है। और ये वाला जो ट्रीटियम है ये तो सबसे कम पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है 4 एक्सपोनेंट -5%, 4 एक्सपोनेंट -5% ये इस दुनिया में पाया जाता है। अच्छा इस वाले आइसोटोप की खासियत और होती है कि ये वाला जो आइसोटोप होता है ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव भी होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, याद रखना, यानी कि इसमें से इनविजिबल रेडिएशन निकलती होगी, अल्फा बीटा और गैमा। सही है? बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। जरा स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ले लिए सर।
कोई सवाल तो नहीं है किसी का? सर ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो खैर इंट्रोडक्शन था, सही है। अब जो है वो ये है कि एक सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर और बेशतर आता है। अच्छा, जो पेपर में ये क्वेश्चन आता है ये है बेसिकली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल का टॉपिक। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है या हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए या कहाँ पर होगी। यानी कि अगर आप ढूंढने चले सारे करीब हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में, तो ये हाइड्रोजन आपको कहाँ मिलेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में या कहाँ इसे होना चाहिए। सही है, ये सवाल है। अच्छा, ये सवाल इस चैप्टर से काफी मर्तबा ऐसा हुआ है कि पास्ट पेपर्स में आया है। और अच्छा, निस्बतन मैं समझता हूँ कि आसान सवाल भी है, कोई सच कोई मुश्किल चीज है नहीं है, आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा मसला पता है क्या होता है? क्वेश्चन का एक थोड़ा सा मसला बस इतना सा आ जाता है कि अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी गलती करते हैं। मतलब ये सवाल आपसे पूछ कुछ रहा होता है और आप इसका जवाब कुछ और देते हैं। सवाल क्या आता है? अच्छा, पहले मैं ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बता दूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बारे में ऐसा ख्याल किया जाता है या ये कह लो कि ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप्स में रखा जा सकता है। पहला तो ग्रुप 1 है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी मैं बताता चलूं कि अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइडेड नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा स्टिल वी डोंट नो, या हमने अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया है कि हाइड्रोजन की पोजीशन ये यार ये यहाँ होगी या इस ग्रुप में। हम उसे रखते हैं ग्रुप 1 के ऊपर, लेकिन उसे ग्रुप 1 में शुमार नहीं करते। ये बात मैंने आपको पिछले चैप्टर पढ़ाते हुए भी बताई थी, ठीक है ना। तो अब 3 ग्रुप्स हैं जिनसे हाइड्रोजन के बारे में मतलब ऐसा हमें ख्याल हम कर सकते हैं कि यार हाइड्रोजन को इन ग्रुप्स में प्लेस किया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन इस ग्रुप में आ सकता है या हाइड्रोजन को हम इस ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ख्याल है। अच्छा, चलें, सही है। अच्छा, सवाल का पैटर्न किस तरीके से जो हम हमारे नोट्स में हुआ हुआ है या हमारे पेपर में जो हमसे पूछा जाता है। अच्छा, वो 3 ग्रुप कौन से हैं? ग्रुप 1 है, ग्रुप 4 है और ग्रुप 7 है, ठीक है। तो सवाल कुछ इस तरीके से आता है, कभी सवाल आता है कि इन 3 में से कोई एक ग्रुप आ जाता है कि आप हाइड्रोजन को इस ग्रुप में क्यों प्लेस करेंगे और इस ग्रुप में क्यों प्लेस नहीं करेंगे। कभी ऐसा सवाल आ जाता है, यानी कि ग्रुप का नंबर बताकर वो आपसे पूछ लेते हैं। कभी वो सिंपली बोलते हैं डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अब ऐसी सूरत में आपको क्या करना होता है? ऐसी सूरत में आपको तीनों ग्रुप में क्यों रखा जा सकता है और क्यों नहीं रखा जा सकता बताना पड़ता है, और आखिर में कंक्लूजन की हेडिंग डालकर लिखना पड़ता है कि हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस इन एनी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये तो वो बात हो गई। 3 ग्रुप है 1, 4 और 7। होता क्या है भाई कि आपको पहले हम बताएंगे कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में क्यों प्लेस किया जा सकता है, क्या प्रॉपर्टीज में ऐसी सिमिलैरिटी है कि दोनों को एक साथ, दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन और ग्रुप 1 एक साथ रखे जा सकते हैं। फिर हम ये बताएंगे कि क्यों हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में नहीं रखा जा सकता। फिर हम ये बताएंगे कि क्यों हाइड्रोजन को ग्रुप 4 में रखा जा सकता है, यानी कि सिमिलैरिटीज। फिर हम ये बताएंगे कि क्यों हाइड्रोजन को ग्रुप 4 में नहीं रखा जा सकता। फिर हम ये बताएंगे कि क्यों हाइड्रोजन को ग्रुप 7 में रखा जा सकता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज। फिर लास्ट में आ जाएगा कि क्यों हम हाइड्रोजन को ग्रुप 7 में प्लेस नहीं कर सकते।
देखो बात कुछ ऐसी है बेटा कि आप प्लेस तो मतलब जो सिमिलैरिटीज आ रही हैं तीनों ग्रुप में 1, 4 और 7 में, इसका ये मतलब नहीं है कि बस उठाओ और प्लेस कर दो, अब तो बस करना ही करना है, इसका ये मतलब नहीं। देखो यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हमें किसी एलिमेंट को किसी ग्रुप में प्लेस करना है, तो अगर उसकी 10 प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के मेंबर से मैच करती है तो 2-3 नहीं मैच करे चलेगा, लेकिन अगर 2-4 मैच करे और 10 प्रॉपर्टीज मैच ना करे तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अब इसलिए मैं आपको आज पहले कुछ सवालात दिखा देता हूं कि पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है। याद रखना कि 3 ग्रुप्स हैं 1, 4 और 7, जिसकी सिमिलैरिटी भी है और डिससिमिलैरिटी भी है। तो ये चैप्टर 2 के कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर ये सवाल आया हुआ है। ये देखो, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। क्या आया हुआ? एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसमें नाम लेके कह रहा है कि 1A और 7A की सिर्फ और सिर्फ मिसफिट लिखना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये लिखना कि 1 और 7 में क्यों नहीं रख सकते हाइड्रोजन को, क्यों रख सकते हैं ये मत लिखना। अब अगर कोई फनकार कि नहीं हमारे सर ने तो हमें इतना लिखवाया था, हम तो मरेंगे या जिएंगे इतना ही लिखेंगे, अब कोई फनकार अगर ऐसी हरकत करेगा बेटा तो नुकसान होगा, क्योंकि सवाल में वो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ऑब्जेक्शन लिख कर दो, लेकिन आपके अंदर तो कीड़ा काटा हुआ है, पत्थर की लकीर है, सर ने इतना लिखा तो हम भी इतना लिखेंगे। भाई दिमाग को हाजिर नाजिर रखना है पेपर। और किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं देख लो। ये देखो, एक्सप्लेन विद दैट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इस वाले सवाल में सिर्फ 1A में क्यों मिसफिट है ये बताना है। 4 और 7 का मिसफिट भी नहीं बताना, 4 और 7 की सिमिलैरिटी भी नहीं बतानी, 1 की भी सिमिलैरिटी नहीं बतानी, सिर्फ मिसफिट। अच्छा, और कहाँ रहे सवाल? ये देखो, अब ये सवाल देख लो, डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये आया है सवाल डिटेल। इसमें आपको तीनों ग्रुप की यानी कि 1, 4 और 7 तीनों ग्रुप की सिमिलैरिटीज भी मेंशन करनी है हाइड्रोजन के साथ और डिससिमिलैरिटीज भी मेंशन करनी है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हर हेडिंग यानी कि सिमिलैरिटी की और डिससिमिलैरिटी के 4 पॉइंट एटलीस्ट लिखवाएंगे। मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि अगर पेपर में आपके सामने सवाल आ जाए ऐसा इतना लॉन्ग, तो टाइम को देखते हुए काम करना, ठीक है, कि आपके पास अगले सवालों के लिए टाइम बच रहा है नहीं। बेहतर ये है कि कम से कम आप 3 प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की लाजमी लिखें, ठीक है, कम से कम, ठीक है। और कोई सवाल ये वाला नजर नहीं आ रहा? ठीक है। और ये सवाल वैसे पास पेपर में काफी मरतबा आया हुआ है, अभी फिलहाल मुझे 2 मरतबा ही नजर आया है। ये देखो, डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल का सवाल आया हुआ है। ये भी भाई ये पूरी फुल्ली डिटेल। अब ये देखो यहाँ पर एक ये वाला देखो, ये वाला सवाल जो है 2007 का ये वाला, ये देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ये भी फुल डिटेल में आया हुआ है। अब देखो, गिव 3 मेथड्स और उसके बाद हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, गिव एटलीस्ट 4 पॉइंट टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि 1A में ये फिट नहीं होता हाइड्रोजन, आप बताइए कि क्यों नहीं होता फिट, ठीक है। तो सवाल की लेंथ देखते हुए सॉल्व करना, वरना ये सवाल काफी बड़ा है, बस रट्टा मत लगा लेना बैठकर, ठीक है। कोई सवाल या कंफ्यूजन? कोई सवाल या कंफ्यूजन बेटा? नो सर। अच्छा, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। मैं आपको पास्ट पेपर्स जल्दी शेयर करूंगा चैप्टर 1 के, और चैप्टर 1 के तमाम चीजें देख लेगा, तमाम क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं क्या वो सारे आपको आते हैं,
कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो आपको नहीं आता हो या जो मैंने नहीं बताया तो पूछ लीजिएगा। सेम फिर मैं चैप्टर 1 के साथ चैप्टर 2 भी दूंगा, तो जो टॉपिक्स पढ़ाते जा रहे हैं उसको अपने जो तुम्हारा पास पेपर होगा उसमें हाईलाइट करते जाना कि ये वाला टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए। कोई चीज रह जाए आखिर में तो मुझे बता देना। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रीजन वगैरह मैं मिस कर जाता हूँ, इसलिए दे देता हूँ स्टूडेंट्स को। और कोशिश करना कि जो भी पास पेपर्स मैं दे रहा हूँ इसको जो है ना प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। प्रिंट आउट कर लोगे तो जरा आसानी हो जाएगी। हार्ड कॉपी में एक चीज जो सामने होती है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है, उसमें आराम से हाईलाइट भी कर सकते हो, पॉइंट्स को लिख भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तो जरा कोशिश करके उसके वो करवा लेना प्रिंट्स, ठीक है। आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।